स्टोरीज। चमत्कार को नमस्कार। विद्या अपनी माँ मधु और पिता राजेंद्र के साथ रहती है। राजेंद्र एक टेलर होता है और वो घर से ही सारा काम किया करता है। जी अभी तो सो जाइए, कितनी रात हो गई है। आप सुबह से लगे हैं, बचा हुआ काम कल सुबह कर दीजिए ना। अरे नहीं नहीं मधु, मुझे अभी नींद नहीं आई है। ये शादी का लहंगा हो जाए बस, फिर मैं सो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करके पैसे जोड़ने हैं। हमारी बिटिया विद्या को आगे जाकर एक डॉक्टर जो बनाना है। जी सो तो है, लेकिन फिर भी ऐसे देर तक जागे रहेंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन जब हद से ज्यादा नींद आ जाएगी तब मैं सो जाऊंगा। और मेरी सेहत का क्या है, उसका ध्यान रखने के लिए तुम हो ना, तो मुझे कैसी चिंता। जी राजेंद्र और मधु अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। वहीं विद्या भी काफी होनहार होती है। वो हमेशा स्कूल में अव्वल आती है। अरे वाह, क्या बात है, आज अचानक से खीर पूरी बनाई जा रही है। कोई खास पर्व है क्या? हाँ जी, खास पर्व भी है। हमारी विद्या एक बार फिर कक्षा में अव्वल आई है। क्या सच में? हाँ पापा, सच में। क्या बात है बेटा, बहुत खूब बिटिया। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो और पूरी लगन से मेहनत करो। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। हाँ पापा, मैं डॉक्टर बनकर आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। बस आप दोनों मेरा साथ कभी मत छोड़ना और हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। अब ये भी कोई कहने वाली बात है क्या लाडो? अरे तुम्हारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ है और हमारा आशीर्वाद भी। चल बेटा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खीर पूरी खाने बैठ जा। आज तेरी पसंदीदा गुड़ वाली खीर बनाई है। क्या बात है माँ, आज तो मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी का बाढ़ आ चुका है। मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। विद्या की जान उसके माता और पिता में बसती है। वो हर रोज घर आने के बाद घंटों तक पढ़ाई करती है। अब उसकी 8वीं कक्षा की आखिरी परीक्षा होती है। उस दौरान अचानक से उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। माँ, मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है, क्या करूँ? अगर मैंने ये परीक्षा नहीं दी तो मैं फेल हो जाऊंगी और मुझे फिर से 8वीं कक्षा में बैठना पड़ेगा। हे ठाकुर जी, ये किसकी नजर लग गई मेरी फूल सी बच्ची को। विद्या बेटा, ये ले, ये काढ़ा पी ले। इसे पीकर शायद तेरी तबीयत में सुधार आ जाए। विद्या उस काढ़े को पीती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। परीक्षा को अब बस 2 ही दिन बचे थे। विद्या इतनी बीमार अवस्था में भी पढ़ाई करने का प्रयास करती है और ये देखकर मधु और राजेंद्र की आंखें नम हो जाती हैं। ठाकुर जी, मेरी बिटिया की तबीयत ठीक कर दीजिए। 2 दिनों के बाद उसकी 8वीं की अंतिम परीक्षा है। अगर वो परीक्षा नहीं दे पाए तो उसे फेल कर दिया जाएगा और उसे पूरा साल दोबारा दोहराना पड़ेगा। हमारी बेटी को जरूर किसी की नजर ही लगी है। वो इतनी होशियार है ना, इसलिए। ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं जानता, आपको इसको ठीक करना ही होगा। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, पर विद्या की तबीयत वैसी की वैसी ही रहती है और वो उसी हालत में स्कूल जाती है और परीक्षा देती है और अच्छे नंबरों से पास होकर वो एक बार फिर से स्कूल में अव्वल आ ही जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तूने इतना बीमार होने के बाद भी परीक्षा दी। मधु, यह हमारी बेटी है और हमारी बेटी किसी से कम नहीं है। क्यों विद्या? जी पापा। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन जब विद्या स्कूल से घर लौटती है, तब घर को जलकर राख हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपकी विद्या कैसे जिएगी आप दोनों के बिना? ये क्या हो गया? क्यों ठाकुर जी, क्यों? राजेंद्र और मधु के जाने के बाद अब विद्या की जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आने लगती हैं। वो कई लोगों से खाने और पैसों की मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। किसी ने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। कितनी निर्दयी हो चुकी है दुनिया। और एक मेरे माता पिता थे
जिन्होंने कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना नहीं किया। रात में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। काश मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना होता जिसके पास जाकर मैं रह सकती। माँ पापा के जाने से मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। अब मैं इतनी रात कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? लगता है आज रात मुझे इसी जगह पर रहना होगा। यहाँ के इन सूखे पत्तों को मैं अपनी रजाई बना देती हूँ। उन सूखे पत्तों को अपने ऊपर ओढ़कर विद्या वहीं सड़क के किनारे सो जाती है। अगले दिन वो उसी हालत में स्कूल जाती है, लेकिन तभी रुक जाओ वहीं पर विद्या। क्या हुआ टीचर जी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम अब से इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती हो। क्या? लेकिन क्यों टीचर जी? मैं तो मन लगाकर पढ़ती हूँ। मुझे प्लीज इस स्कूल में पढ़ने दीजिए। ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे पापा ने पिछले 2 महीनों की फीस अभी तक नहीं भरी थी और अब तो तुम्हारे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और तुम्हारा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ऐसे में अब तुम्हारी फीस कौन भरेगा? इसलिए हम तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दे सकते। टीचर की बातें सुनकर विद्या बहुत भावुक हो जाती है। ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई करके ही मैं अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूंगी। मुझे थोड़े दिनों का समय दे दीजिए। मैं खुद पैसों का इंतजाम करूंगी। मैं कहीं पे काम कर लूंगी और अपनी फीस भरूंगी। प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए, वरना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। नहीं, हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले कि तुम खुद काम करके फीस भरोगी? ये सारी नौटंकी कहीं और जाकर करना। चलो जाओ यहाँ से। पर टीचर जी मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे स्कूल से मत निकालिए। मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं पढ़ लिख कर जीवन में आगे जाना चाहती हूँ। प्लीज टीचर जी एक बार बात सुन लीजिए। टीचर विद्या को स्कूल के बाहर निकाल देती है और वो बेचारी सारा दिन खूब रोती रहती है और शाम में मंदिर जाती है, जहाँ उसे एक मिठाई की थाली दिखाई देती है और वो उसमें से एक लड्डू लेकर खाने लगती है। माफ कर दीजिए ठाकुर जी, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए आपको चढ़ाया भोग प्रसाद की थाली में से ये लड्डू ले रही हूँ। मैं जानती हूँ माँ कहा करती थी, कठिन समय में जब ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और हर मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए, जिसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए मैं भी हार नहीं मानूंगी और अब मैं पैसे कमा कर अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। विद्या अब काम ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसकी उम्र देखकर कोई भी उसे काम नहीं देता। लेकिन एक जगह उसे काम मिलता है, पर वो लोग उसे बहुत ही कम पगार देने की बात करते हैं। कहीं पर भी काम नहीं मिला। एक जगह मिला, लेकिन वहाँ पर वो लोग काफी कम तनख्वाह दे रहे हैं। स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मुझे ऐसी जगह काम ढूंढना होगा जहाँ से मुझे फीस भरने तक के पैसे मिल जाए। बाकी मैं सड़क पर रहने के लिए भी तैयार हूँ। विद्या अगले दिन फिर से काम ढूंढने निकल पड़ती है और तभी उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़े एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। हे भगवान, ये काका जी तो बेहोश पड़े हैं। मुझे इन्हें फौरन पास के अस्पताल ले जाना होगा। कोई है? गाड़ी रुक जाइए ना। विद्या गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकता। आसपास बहुत कम लोग होते हैं। अब ऐसे में विद्या पास खड़ी एक रेड़ी को खींच कर लाती है और उस बूढ़े काका को अपने हाथों से उठाकर रेड़ी पर सुलाती है। इनकी सांसें तो अब भी चल रही है। काका जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। विद्या फटाफट रेड़ी को धक्का मार मार कर अस्पताल के पास ले जाती है और उस बूढ़े आदमी को अंदर ले जाती है। देखिए, पेशेंट को माइनर अटैक आया है और वो गिर गया। अच्छा हुआ तुम इन्हें सही समय पर अस्पताल लेकर आ गई। चलो अच्छा है, धन्यवाद ठाकुर जी। हमें उनके जेब में से एक फोन मिला है और उसमें से हमने उनके बेटे के नंबर पर कॉल किया है। उनका बेटा बस आता ही होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं यहीं पर रुकती हूँ। आप काका जी का ध्यान रखिए। विद्या वहीं पर रुक जाती है, पर कुछ देर के बाद उसे याद आता है कि उसे जहां काम ढूंढने के लिए जाना है वो जगह शाम में बंद हो जाती है और इसीलिए वो वहां से चली जाती है। और उतने में वहां पर बूढ़े आदमी का बेटा गिरीश आ जाता है। भगवान उसका खूब भला करे। अगर वो नहीं होती तो न जाने पापा की क्या हालत होती। विद्या अब एक ढाबे पर काम ढूंढने पहुंचती है और वहां पर उसे बर्तन धोने
और लोगों का खाना परोसने का काम मिल जाता है। और वो अब सड़क के किनारे एक छोटा सा तंबू बांधकर उसी में रहने लगती है और काम कर करके धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगती है। इन पैसों को पाई पाई जोड़कर मैं अपनी फीस भरूंगी और पढ़ाई करूंगी। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है डॉक्टर बनना। और ऐसे ही 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और विद्या ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए होते हैं। लेकिन एक रात अचानक से उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। अगली सुबह वो अपने पैसों को गायब देखकर बहुत घबरा जाती है। नहीं, मेरे पैसे कहाँ चले गए? कल रात भी हमेशा की तरह मैंने यही रखे थे। विद्या रोने लगती है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों हर बार मेरी हिम्मत टूट जाती है? कितनी बार हिम्मत रखूं? 2 से 3 महीने की मेहनत थी मेरी। दिन के 17 से 18 घंटे तक काम करके मैंने वो पैसे जोड़े थे। एक पल में चले गए मेरे हाथ से। ठाकुर जी, आपको परीक्षा लेनी है तो लीजिए, लेकिन मुझ गरीब के साथ ही क्यों? थक गई हूँ मैं अब इस जिंदगी से लड़ते लड़ते। विद्या की हिम्मत अब धीरे धीरे टूटने लगती है। एक रात अचानक से उसका तंबू भी तेज हवा के कारण टूट जाता है और उसे खून जमाने वाली ठंड में ही रात गुजारनी पड़ती है। काश आज माँ होती, पापा होते तो मुझे ये सारे दिन नहीं देखने पड़ते। सच में जीवन में माँ पापा का होना किसी पेड़ की छाया से कम नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए और उनका आदर सम्मान करते रहना चाहिए। हम अक्सर इंसान के जाने के बाद उनके लिए रोते हैं, लेकिन इंसान के जीवित होते हुए ही उसे इज्जत और प्यार देना चाहिए। विद्या की तबीयत भी बिगड़ जाती है, लेकिन उसे अपना गुजारा करने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था और इसीलिए वो अब सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश करने लगती है, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं और वो अपना खाना पीना का बंदोबस्त कर लिया करती है। काकी जी, मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए ना। ये लीजिए। ये ले, ये रहा तेरा बिस्किट। और कुछ चाहिए? नहीं काकी जी, इतना ही बस है। आज मेरी इतनी ही कमाई हुई कि मैं ये बिस्किट का पैकेट खरीद सकूं। विद्या सड़क किनारे जाकर वो बिस्किट खाने जाती है कि तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो बहुत भूखा होता है। अरे नहीं, ये कुत्ता तो मुझसे भी ज्यादा भूखा लग रहा है। मेरा क्या है, मैं तो कल फिर से 2-3 लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाकर खा लूंगी। लेकिन ये बेजुबान, इसका खाने का कोई ठिकाना नहीं है। ये लो, ये सारे बिस्किट तुम ही खा लो, कोई बात नहीं, पेट भर कर खाओ। विद्या की ये अच्छाई देखकर उस टपरी वाली काकी की आंखें भर आती हैं और वो उसे मुफ्त में एक और बिस्किट का पैकेट दे देती हैं। काकी जी, आप मुझे ये बिस्किट मत दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे कहाँ मांग रही हूँ, ये तुम्हारे लिए ही है, मेरी तरफ से मुफ्त। खा लो बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शुक्रिया काकी जी, ठाकुर जी आपको हमेशा खुश रखे। और ऐसे ही एक दिन उस रास्ते से गिरीश अपनी गाड़ी में सवार होकर गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे सोई विद्या पर जाती है। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है। तभी टपरी वाली वहां आकर उसे विद्या की पूरी कहानी बताती है कि किन मुश्किलों से जूझकर वो बेचारी यहाँ इस हालत में पहुंची है। हे भगवान, काश मैं इससे उसी दिन मिल लेता तो इसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। विद्या, उठो बेटा। आप कौन? रुको, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। गिरीश अपने पापा को वीडियो कॉल लगाता है और विद्या के बारे में सब बताता है। विद्या को भी बूढ़े काका का चेहरा देखकर सब याद आ जाता है। विद्या, तुमने कुछ ही महीने पहले मेरे पापा की जान बचाई। अगर तुम सही समय पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाती ना तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था और तुम्हें आवाज़ भी लगाई थी, पर तुम चली गई। जी अंकल, वो मैं काम ढूंढने के लिए चली गई थी, इसलिए। अंकल नहीं, अब से तुम मुझे पापा कहकर पुकारोगी, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके अपने साथ ले जाऊंगा। क्या? हाँ, मेरी 13 साल की बेटी सिम्मी की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
तुम में मुझे मेरी सिम्मी ही नजर आती है, तो इसलिए क्या तुम मुझे अपने पापा के रूप में स्वीकार करोगी? जी पापा। वो कहते हैं ना कि किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है। उस दिन ऐसा चमत्कार हो गया जिससे विद्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे एक नया परिवार मिल गया और उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। कहानी से सीख, हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी चमत्कार हो सकता है। बस अपनी मेहनत पूरे दिल और लगन से करके चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए और साथ ही हमेशा नेकी करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।